हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो एलपीपी में आगे बढ़ते हैं और जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो ये, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी. इट टेक्स 1 hour of work on machine A. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of work on machine B. तो मशीन A और B में, एक में 1 hour लगता है, एक में 3, टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स. ये किसके लिए? नट्स के लिए लग रहा है. और while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. तो इस टाइप से हम टैबुलेट कर लेंगे अगर डेटा को, तो हमारे लिए इजी रहेंगी चीजें. ठीक है. He earns a profit of 2.5 package of nuts per package of nuts. तो 2.5 का प्रॉफिट पर पैकेज ऑफ नट्स. ठीक है. एंड ₹1 पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स. सॉरी, तो एक मिनट. तो नट्स में उसको कितने का प्रॉफिट होता है? नट्स में उसको प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, नट्स में उसको प्रॉफिट होता है 2.5 का, और बोल्ट्स में उसको जो प्रॉफिट रहता है वो कितना रहता है? ₹1 का. हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड ही प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स द मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours. तो ये भी कितना चलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे. ये भी कितना चलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे. और हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं x नट्स प्रोड्यूस करूं और y बोल्ट्स प्रोड्यूस करूं, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां से? x प्लस 3y. ये जो टाइम है, मतलब एक इधर पे क्या दिया हुआ है? एक नट को 1 hour लगता है, तो x नट्स को कितना लगेगा? x hours. वैसे ही 3 बोल्ट को कितना लग जाएगा? एक बोल्ट को अगर y टाइम लगता है, तो बेटा 3 बोल्ट को कितना लग जाएगा? 3y टाइम लग जाएगा. तो ये क्या होना चाहिए? हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है? एट मोस्ट 12 hours, मतलब लेस देन इक्वल टू 12. वैसे ही इधर पे बोल्ट्स के लिए भी लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12. और यहाँ पे फॉर्मुलेट यहाँ करना है हमको, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है. यहाँ पे मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. अब अगर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट करना है. मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट है कितना? एक नट से, एक पैकेज ऑफ नट से मिलता है 2.5 का प्रॉफिट. तो x से कितना मिलेगा? 2.5x. और y से कितना मिल जाएगा तुमको? एक से मिलता है तुमको कितना? एक बोल्ट से कितना मिलता है? ₹1 का. तो y बोल्ट से कितना मिल जाएगा? ₹y. एंड दिस, इसको हमको क्या करना है? मैक्सिमम करना है. तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन को टैबुलेट कर लेते हो, तो जैसे हमने बेटा यहाँ पे ए बी यहाँ बनाया था, इस टेबल में ए बी साइड में और नट्स और बोल्ट्स इधर इधर है, तो इधर पे भी सेम चीज लिखी है उन्होंने. क्या लिखा हुआ है? हमने क्या फॉर्मुलेट कर लिया यहाँ से? कंस्ट्रेंट इक्वेशन. वही फंडा जो मैंने आपको बोला था. क्या क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनी? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12. दूसरी क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनी? 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट 2.5x प्लस y. दिस शुड बी मैक्सिमम. इसको क्या करना है? मैक्सिमम. तीसरी और चौथी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, तीसरी और चौथी कंस्ट्रेंट इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज द नट्स एंड बोल्ट्स, नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है. और ये मुझे क्या बताता है कि सारी की सारी शेडिंग भैया उठा के कहां कर देना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर देना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है. तो आओ देखते हैं इधर पे इनको कैसे बनाएंगे बेटा. फिर से वही फंडे, सब एकदम रिपीट है. x प्लस 3y को क्या ले लोगे? इक्वल टू 12 ले लोगे. एक बार x को 0 डालोगे तो y 4 आ जाएगा. एक बार y को 0 डालोगे तो x 12 आ जाएगा. तो पॉइंट्स हो जाएंगे 0,4 और 12,0. दूसरा उठाओगे 3x प्लस y को, इसको करोगे इक्वल टू 12. एक बार x को 0 रखोगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी. एक बार y को 0 रखोगे तो बेटा x की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो इधर पे पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? 0,12 और 4,0. तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाओ, ज्वाइन करो, लाइंस बनाओ. तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस बन जाएंगी. ये कौन सी लाइन है भाई? अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं. ये वाली कौन सी लाइन है जो पास कर रही है किससे? 4,0 से. और किससे पास कर रही है? आपकी 0,12 से. तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? 3x प्लस वाई इक्वल टू 12. और ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी? x प्लस 3y इक्वल टू 12. तो अब रीजन देखना पड़ता है हमको, रीजन मार्क करना होता है. अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे 3x प्लस y, ये क्या बोल रहा था? लेस देन इक्वल टू 12. अगर ये लेस देन इक्वल टू 12 बोल रहा है बेटा, तो 0,0 को सेटिस्फाई करो. तो ये क्या बन जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 12. इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट. तो बेटा
ग्रीन वाली लाइन का कौन सा रीजन आंसर हो जाएगा? ओरिजिन कंटेनिंग मतलब नीचे वाला साइड आंसर हो जाएगा, तो ग्रीन वाले के नीचे वाले को शेड कर देते हैं, ग्रीन वाली लाइन के नीचे वाले को शेड कर देते हैं, तो ये वाला रीजन भी हो जाएगा। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मुझे जाना नहीं है। अब ये रेड लाइन को देखते हैं, रेड लाइन को भी देखते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। इधर पे भी मैंने 0 0 सेटिस्फाई किया, तो क्या बनने लगेगा, 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, मतलब दिस इन इक्वेशन इज करेक्ट। And if this in equation is correct, तो the answer will be the origin containing side, मतलब लाइन के नीचे वाला साइड। तो वो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला रीजन, दूसरा ये वाला रीजन। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन है, जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फीजिबल रीजन। और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उस रीजन के जो पॉइंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये हो गए उसके कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से हैं बेटा उसके कॉर्नर पॉइंट्स? वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,4, 0,0, और ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, तो 3,3। और ये वाला कौन सा पॉइंट दिया हुआ है हमको, 4,0। ये कौन सा पॉइंट दिया, तो ये चार कॉर्नर पॉइंट हो गए। ये चारों कॉर्नर पॉइंट को किसमें सेटिस्फाई करोगे, किसमें सेटिस्फाई करोगे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की टेबल बनाओ और उसमें सेटिस्फाई कर दो, जो वैल्यू मैक्सिमम आ जाए वो हमारा आंसर। तो 2.5 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2.5 इंटू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 2.5 इंटू 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 3 10.5। बेटा इसको क्या कर दोगे, 2.5 इंटू 0 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 4। एट व्हाट पॉइंट द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज मैक्सिमम, at which point the objective statement is maximum, this is maximum at 3,3, this is maximum at 3,3। तो हमको इससे क्या पता चलता है कि हमको 3 यूनिट्स ऑफ नट्स और 3 यूनिट्स ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस करते चलने चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम होता चले। प्रॉफिट क्या होता चले, हमको मैक्सिमम होता चलेगा। समझ में आता है क्या यार, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ू, इसमें क्या हो जाएगा, 3,3 पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। बस इतना ही करना होता है इन क्वेश्चंस में, बस क्या करना होता है, हमको यही चीजें करनी होती है इन क्वेश्चन में। क्या किया हमने, सबसे पहले फिर से सबसे पहले क्वेश्चन समझा, डेटा को टैबुलेट किया, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखी, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखा, उनका मैंने ग्राफ बनाया, इन इक्वेशंस का मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ में रीजन प्लॉट किया, कॉमन रीजन निकाला जिसको फिजिबल रीजन बोला, उसके एंड पॉइंट्स ले लिए उसको कॉर्नर पॉइंट्स बोला, वो कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करके आंसर दे दिया। समझ में आता है क्या? क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट करना था इसलिए मैंने 3,3 को आंसर बोल दिया। ठीक है क्या? तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपके पूरे पेपर में, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको डेटा को एनालाइज करते बस आना चाहिए। डेटा को एनालाइज करके अगर टैबुलेट कर दो तो भाई मजे ही मजे, तो बहुत ही आसान है। तो बेटा इसी टाइप का एक क्वेश्चन होता है, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसी टाइप के हमारे और कौन से क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो आओ अब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे टाइप्स आपको करा दे रहा हूं, इनकी और प्रैक्टिस आप आर डी शर्मा से कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो आपको क्वेश्चन है, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द टू प्लेसेस P and Q. Each of the two places P and Q. From these locations, a certain commodity is delivered to each of these depots situated at A, B, C. डिपो कितने, 3। कौन कौन, A, B और C। फैक्ट्री कितनी, P और Q। 2 फैक्ट्री 3 डिपो। कैसे करते हैं क्वेश्चन, फैक्ट्री फैक्ट्री, डिपो डिपो डिपो, कैसे बनाते हैं इनका डायग्राम। इनका हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे, फैक्ट्री फैक्ट्री डिपो डिपो डिपो। तो आओ देखते हैं, हम तुमको दिखाते कैसे करना है इसको। ठीक है, द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपो। डिपो की वीकली रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। कितनी है डिपो की वीकली रिक्वायरमेंट्स, 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacities of the factories are P and Q की फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, 8 units and 6 units। ठीक है, the cost of transportation per unit, the cost of transportation per unit is given below। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है।
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको दी हुई है। कितनी है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? अगर मैं बात करूं फ्रॉम पी टू ए, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम पी टू ए, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 16 रुपीज। अगर फ्रॉम पी टू बी बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 10 रुपए। फ्रॉम पी टू सी बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 15 रुपए। ये आप समझ गए होंगे डेटा क्या दिया हुआ है। मेरे को इस डेटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है सबसे बेस्ट टेक्निक चलती है फैक्ट्री फैक्ट्री डिपो डिपो डिपो। तो आओ देखते हैं इधर पे कैसे बनेगा ये। तो इधर पे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बना दिए डिपो ए, डिपो बी और डिपो सी, ठीक है, और इसके आजू बाजू में बना दूंगा मैं फैक्ट्री फैक्ट्री। तो ये काम जरूर कर लेना। मैंने इसमें क्या रिप्रेजेंट कर दिया है? फैक्ट्री पी से लेकर ए तक का कॉस्ट पर यूनिट जितना ट्रांसपोर्टेशन का है वो 16 है। पी से बी का कॉस्ट पर यूनिट और पी से सी का कॉस्ट पर यूनिट, ये सब मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये सब रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब मैं मानता हूं यहाँ पे कि x units of commodity were transferred from P to A। कितना यूनिट? x यूनिट। कितना यूनिट बेटा? x यूनिट। तो अगर मैंने P से A तक x यूनिट ट्रांसफर किया है तो मेरे को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ेगा? तुम बोलोगे 16 रुपए एक यूनिट में लगता था। 16 रुपए क्या लगता था? एक यूनिट में लगता। तो x यूनिट्स में कितने रुपए लगेंगे? 16x रुपीज। ऐसे ही मैं क्या देखूंगा, सारी जगहों पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है और उसको लास्ट में लिख दूंगा फॉर्मुलेट करके, जिससे मेरा क्या आ जाए? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको मैं क्या कर दूंगा? मिनिमाइज कर दूंगा। तो आओ देखते हैं पहले तो सारे। यहां पे क्या बोलता हूं मैं, यहां P से लेकर B तक गए Y यूनिट्स, P से लेकर B तक गए Y यूनिट्स, P से B तक कितने गए? Y यूनिट्स। और फिर बेटा X यूनिट अगर A के पास चले गए, Y यूनिट B के पास चले गए, तो अरे यार फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी थी प्रोड्यूस करने की? 8। अब मान लो ऊपर 2 गए, A के पास 2 गए, और मान लो इसके B के पास 4 चले गए, इसके पास मान लो 2 चले गए, इसके पास समझ लो 4 चले गए, तो इधर कितने जा पाएंगे? बस 2 और जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? 8 की कैपेसिटी है। तो वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैसे मिला? 2 हमने क्या किया? 8 माइनस 2 माइनस 4 किया। तो वैसे ही क्या करोगे, इधर से इधर तक कितने जा पाएंगे? 8 माइनस x प्लस y यूनिट्स जा पाएंगे। अभी x यूनिट्स ऊपर गए, y यूनिट्स इधर b के पास गए, तो बेटा नीचे इधर पे कितने आ पाएंगे? c के पास। 8 में से माइनस कर दो जितने उधर भेजे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ते q के पास चलते हैं। q क्या बोलता है भाई, मैंने इधर से q से a कितने भेजे, q से a कितने भेज पाऊंगा? अब मेरी कैपेसिटी है 5 यूनिट्स की, x यूनिट्स वहां से आ चुके हैं, तो कितने और यूनिट्स यहां से भेज पाऊंगा? 5 माइनस x यूनिट्स। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 2 यूनिट यहां से मिल चुके तो इधर से और कितने यूनिट भेज सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट भेज सकते हो। ठीक है, समझते हो इसको? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। y यूनिट्स आप इधर से भेज चुके हो, तो इधर कितने भेज पाओगे? 5 माइनस y। और इधर पे कितने भेज पाओगे? इधर भेज पाओगे 5 माइनस y। तो आप इधर पे अब कितने भेज पाओगे? इधर पे कितने भेज पाओगे? वही फंडा जैसे मैंने 8 माइनस एक्स प्लस वाई किया था। यहां पे क्या करोगे? फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 6 की, और कितने वहां पे भेज चुका है? 5 माइनस एक्स ऑलरेडी भेज चुका है, और 5 माइनस वाई भी वो ऑलरेडी भेज चुका है। तो यहां से यहां तक कितने भेजेगा? इसकी कैपेसिटी से टोटल उसको माइनस कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या किया? 8 माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या करोगे? 6 माइनस जितना उधर उधर वो भेज चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करो, ये लिखा हुआ है 6 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई। तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, तो 6 माइनस 10, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब ध्यान से देखो तो x प्लस वाई माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 4। तो बेटा अगर मैं बात करूं, अब मैं लिखता हूं क्या? अपना कॉस्ट लिखता हूं। तो अगर P से A तक 1 यूनिट के जाने की कॉस्ट 16 है, तो x यूनिट के जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 16x। ये z क्या? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है, z बोलते हैं हम इसको, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या बोला, P से B जाने के कितना पैसे लग जाएंगे? 1 यूनिट का 10 रुपए लगता है, तो y यूनिट का
10y लग जाएगा। और इधर पे इधर p से c में कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पे और प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 12 इंटू 5 माइनस वाई। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा Q से लेकर C तक का, Q से लेकर C तक का कितना हो जाएगा 10 रुपए लगता है एक को। तो ये कितने यूनिट्स लिखे हैं अभी अभी मैंने निकाला, ये कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो ये मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, मतलब मेरा ये क्या आ रहा है टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का, टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपका जो z बनेगा वो मुझे बताओ। तो ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 10y। ये क्या हो जाएगा इधर पे प्लस 120। अब यहाँ क्या हो गया माइनस 15x माइनस 15y प्लस 50 माइनस 10x प्लस 60 माइनस 12y प्लस 10x प्लस 10y माइनस 40। इधर से अगर आप ध्यान से सॉल्व करो इसको तो 16x माइनस 10x, ये 16x में से 15x गया तो बस x बचा। अब x में से यहाँ पे क्या गया, ये 10x से ये वाला 10x गया, तो अब बचा ही कैसे, पर सिर्फ x बचा आपके पास। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप ये 10y और 10y को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20y, लेकिन यहाँ से माइनस 12y कर दोगे तो कितना बचेगा 8y, और इधर पे यहाँ पे माइनस 15y कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास माइनस 7y। y वाली टर्म्स को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस 7y। और इधर पे क्या हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 60 180, और 180 प्लस 50 230 माइनस 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 190। तो बेटा z की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 7y प्लस 190। ये तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आया भाई अभी तक, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आया। हमको और क्या चाहिए होता है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी चाहिए होता है, और इसको मिनिमम करना है तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो चाहिए ही पड़ेंगी बेटा। क्या हो जाएंगी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x will be greater than equal to 0, y will be greater than equal to 0. This represents that the shading is to be done in first region. And next is 8 minus x plus y should be greater than equal to 0. Removing this part, ठीक है, इसको हटा देता हूं, है ना बेटा, ठीक है। इसके आगे लिखता हूं, इसको क्या लिख दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करके लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 8। तो कितनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गई 1 2 और 3। अब बेटा चौथी पांचवी छठवीं भी हो जाएगी वैसे ही, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। ये क्या हो गई आपकी फोर्थ कंस्ट्रेंट। वैसे ही 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y लेस देन इक्वल टू 5, सो दिस इज फिफ्थ कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और ऐसे ही सिक्स्थ कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी x plus y minus 4 should be greater than equal to 0, so x plus y will be greater than equal to 4, so this is sixth constraint equation। 6 की 6 constraint equation उठाओ, ग्राफ पे बनाओ, आंसर निकालो। कैसे देखते हैं अब अपन यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब किससे, अब हमको सिर्फ और सिर्फ अपने बाकी इक्वेशन से मतलब है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सीरी चालू हो गई, कोई बात नहीं। तो इधर पे आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दो सब कुछ। हमने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 5 के लिए कौन सी लाइन कर दूंगा, x इक्वल टू 5 कर दूंगा, y इक्वल टू 5 कर दूंगा, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 5 के लिए y इक्वल, और ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 8 कर दो एक बार। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 कर दोगे तो पॉइंट कौन से हो जाएंगे बेटा, अभी सॉल्व करके दिखाया 0,8 और 8,0, और x प्लस वाई इक्वल टू 4 में कौन से हो जाएंगे 0,4 और 4,0। तो ये सारे पॉइंट से एक लाइन दो लाइन, और कौन सी लाइन बन गई, बस ये 4 लाइन, और तुम्हारा ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, और बाकी पांचवे छठवे से क्या मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इन सबको बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जब हम बनाएंगे तो इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये है x इक्वल टू, ये है तुम्हारा y इक्वल टू 5, और ये वाली लाइन है तुम्हारी कौन सी x इक्वल टू 5, और ये ग्रीन वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और बेटा ये y वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ऐसे करके सारी लाइंस हमने बना ली। अब हमको क्या करना रहेगा इसमें बेटा, फिर से शेडिंग करनी है, फिर से हमको क्या करनी पड़ेगी इसमें शेडिंग। कैसे, आओ देखते हैं। x लेस देन इक्वल टू 5, अब x लेस देन इक्वल टू 5, अब बेटा x में 0 डाल, ओरिजिन कंटेनिंग, ये देखो ये x इक्वल टू 5 को देख रहे हो आप लोग, ये x इक्वल टू 5 आपकी है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट वाला साइड हो जाएगा ओरिजिन नॉन कंटेनिंग, लेफ्ट वाला साइड हो जाएगा ओरिजिन कंटेनिंग। तो अगर अपन इधर पे अब देखें कौन सा आंसर है, तो बेटा ओरिजिन सेटिस्फाई करके दिखा दो, 0 लेस देन इक्वल टू 5, इज दिस ट्रू, यस दिस इज ट्रू, तो विच विल बी द आंसर, द लेफ्ट वाला साइड, मतलब ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड जो है उसको हम शेड कर देते हैं, मान लो ये वाला भी रीजन शेड कर देते हैं पूरा, है ना। तो ये भी ओरिजिन कंटेनिंग है, ये भी ओरिजिन कंटेनिंग है, ब्लू वाली लाइन के हिसाब से ये भी ओरिजिन कंटेनिंग है, और ये भी ओरिजिन कंटेनिंग है। बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया। अब देखते हैं y लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5 में तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, इज दिस करेक्ट, तो मतलब y लेस देन इक्वल टू 5 में ये जो पर्पल वाली लाइन है इसके नीचे वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन कंटेनिंग वही है, तो देखते हैं उसके नीचे वाला आंसर कौन सा हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा रीजन, ये वाला भी रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन भी हो जाएगा, और ये वाले रीजन भी हो जाएंगे, जिनका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको पता ही ये लास्ट में मुझे मिटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन रीजन ही हमारा आंसर होता है। तो आओ देखते हैं इधर पे और कौन सी लाइन्स है। बेटा आपके पास और क्या है, तीसरा, x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है आपके पास। जब x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज इनकरेक्ट। मतलब लाइन का कौन सा, ये वाला लाइन अगर आप देखो तो इसका कौन सा वाला पार्ट आंसर रहेगा, नीचे रहता है ओरिजिन कंटेनिंग। ओरिजिन सेटिस्फाई करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब नॉन ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड तुम्हारा आंसर होगा। मतलब इधर पे शेड करूं अगर मैं, तो ग्रीन लाइन के ऊपर वाला रीजन शेड करूंगा, तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा, ये वाला रीजन भी शेड हो जाएगा, ग्रीन लाइन के ऊपर वाला सारा का सारा रीजन शेड हो जाएगा। लेकिन तुम जानते हो बेटा ग्रीन वाली लाइन के ऊपर वाले रीजन में अभी तक जो कॉमन रीजन होगा वही आपको आंसर में मिल रहा होगा, और कोई भी आंसर में नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या लिखा है आपके पास, और लिखा हुआ है बेटा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा रेड वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई इक्वल टू 8 को, तो मतलब ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड, मतलब उसके नीचे वाला साइड जो है तुम्हारा आंसर रहेगा। तो ऐसा कौन से साइड है जो तुम्हारे आंसर रहेंगे इसमें, रेड वाली लाइन के नीचे वाले कौन से रीजन है जो आंसर में आएंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको शेड कर देता हूं। अब अगर मैं इसको शेड करने जाता हूं तो मैं मान लो इधर पे शेड करता हूं रेड लाइन के नीचे वाला एरिया, तो ये वाला एरिया भी हो जाएगा बेटा, ये वाला एरिया भी हो जाएगा, ये वाला एरिया भी हो जाएगा, और ये वाला एरिया भी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सारे के सारे कलर आपको दिख रहे हैं, सारी की सारी इनइक्वालिटी ट्रू होती हुई दिख रही है। तो मैं बस वो वाला रीजन रखूंगा, बाकी सारा हटा दूंगा, तो ये वाला हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और आपका ये वाला भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं है, यहाँ पे ब्लू नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे भी आपका ये हट जाएगा, और ये वाला रीजन भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं है। तो कौन सा वाला रीजन आपका आंसर बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो इसको मैं मार्क कर दूंगा, तो ये वाला रीजन आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉमन रीजन है, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, फीजिबल रीजन। इसी को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन के मेरे को क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, ये सारे हो जाएंगे उसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो कितने कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, 0,5, ये हो जाएगा 0,4, और कौन सा रीजन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 2 3 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 3,5, और बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास 4,0, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 5,0, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 5,3। तो ये 6 के 6 कॉर्नर पॉइंट्स आप उठा के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई कर दोगे। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाज x - 7y + 190। आओ टेबल बनाए। तो ये बन गई आपकी टेबल। इसमें क्या करोगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को सेटिस्फाई करोगे। तो 4 - 7, 4 - 7, और यहाँ पे और कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये 6, इतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ बढ़िया 6। तो 7 ×
0 प्लस 190। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 194 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दोगे 5 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 190, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। वैसे ही आप सारे पॉइंट्स को क्या करोगे रख रख के देख लोगे, सारी वैल्यूज निकालोगे तो वो ये वैल्यूज आ जाएंगी 194, 195, 174, 158, 155 एंड 162। which is the point at minimum value। कहां है वो पॉइंट, तो कौन सा है मिनिमम वैल्यू पे 155। 155 is your minimum value, 155 is your minimum value, so what is your answer 0,5 will be your answer, 0,5 will be your answer। तो ध्यान से देखो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे आता है आपको इस टाइप से, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी मैथमेटिकली एंड देन सॉल्व इट। तो पूरा ये मेथड रहता है, फैक्ट्री फैक्ट्री डिपो डिपो डिपो, आप उठाओ यहाँ पे x यूनिट y यूनिट, फिर क्या कर दोगे फैक्ट्री की कैपेसिटी थी माइनस कर दोगे x प्लस y, और इसी टाइप से पूरा अपना डायग्राम बनाओगे। फिर बेटा सबका कॉस्ट लिखोगे, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आएगा, फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखोगे, उनको ग्राफ पे बनाओगे, उनको प्लॉट करोगे, रीजन मार्क करोगे शेड करके, और रीजन जैसे ही मार्क हो जाए आपका शेड करके, उसके बाद आप कॉर्नर पॉइंट्स उसके निकाल लोगे, और वो कॉर्नर पॉइंट्स को इस तरीके से पूरा टेबल पे सेटिस्फाई करके जो भी मिनिमम वैल्यू है, क्यों क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमको मिनिमम करना था, सो 0,5 विल बी आवर आंसर। तो आई होप आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक क्या होते हैं पूरे एलपीपी के, तुम्हारे कंस्ट्रेंट क्या होता है ये सब समझाया मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है ये क्वेश्चन में आपको समझाया। सेकंड में मैंने आपको उठा के दिखाया, एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको क्या करा दिए, डाइट प्रॉब्लम्स करा दी। बेटा डाइट प्रॉब्लम्स इसी टाइप के आते हैं, है ना, उसमें आपको 3-3 4-4 इक्वेशन भी बन रही थी, तो वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर क्या आया आपका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन जरूर करना, वो बहुत ज्यादा आते ही आते हैं, वो रिलेटिवली इजी भी रहते हैं क्योंकि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट और वो सब था, तो कंस्ट्रेंट पहचाना, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखा, फिर से कॉर्नर पॉइंट और ये सब कर दिया। फिर अपन है ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में, ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में हमेशा याद रखना फैक्ट्री फैक्ट्री डिपो डिपो डिपो, इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। तो ऐसे ही एग्जाम में पहले आपको डायग्रामेटिकली दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैबुलेट करके कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह को सेटिस्फाई करके दिखाना रहेगा, और फीजिबल रीजन। हाँ, क्या ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, बिल्कुल वो क्वेश्चंस को आपको ग्राफ में ही करना है, इसलिए मैंने भी आपको सामने ग्राफ में ही करके दिखाया, जिससे आपको क्या मिले, एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, और जो भी आंसर होगा आपके सामने आ जाएगा। तो एलपीपी में बेटा इतना ही है। अब और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, और पता है क्या क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कि ये सब कुछ नहीं लिखा देते, बस ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज। अभी ये जो चल रहा था ना अपना, क्या क्या चल रहा था, ये जो अपन ने निकाला ना सारी चीजें, वो बोल देंगे बस मैक्सिमाइज कर दो। किसको मैक्सिमाइज कर दो, बाकी सारी चीजें, मतलब x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलेंगे बस इसको मैक्सिमाइज कर दो। अब तो इनने आपके लिए और आसान कर दिया, क्या कर दिया, अब इसने आपको z भी दे देगा, आपको z भी दे देगा, मान लो 7.5x प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करने दे दिया। तो मैक्सिमाइज कैसे करोगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन दे दिया, ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना के जो आपके कॉर्नर पॉइंट आएंगे 7.5x प्लस 2y में सेटिस्फाई कर देना, जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आपका मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो ये तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कि आपको सारे के सारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी लिख के दे दी बेटा, और सब कुछ करके दे दिया, लास्ट में आपको करना क्या पड़ा, बस थोड़ा उठा के सॉल्व करना पड़ेगा, बस यही तुम्हारा फिजिबल रीजन वगैरह निकाल के, कॉर्नर पॉइंट निकाल के बस सेटिस्फाई कर दोगे। इतना ही रहता है यार, और कुछ रहता नहीं है एलपीपी में खास, ये बहुत इजी है। बस इसके ना थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरी वाले पार्ट से आपके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन से एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो वो थ्योरी वाले जो पार्ट के क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज बनते हैं, उसकी थ्योरी भी मैं आपको ऐप में दे दूंगा, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें बिल्कुल आपको, और अगर प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ ही, मेरे वीडियोस से ही अगर और प्रैक्टिस करनी है एलपीपी के क्वेश्चन की, बहुत ढेरों क्वेश्चन डले हुए हैं आपके ऐप में, वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हो और साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी आपके पास काफी टाइम बचा है, आप अभी भी सीरियसली अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एलपीपी का होता है समापन, यहाँ पे एलपीपी का होता है समापन। तो हमने 8 मार्क्स और कवर कर लिए क्या? यस भैया, हमने 8 मार्क्स और कवर कर लिए। लास्ट वीक हमने किए थे कितने मार्क्स कवर? 25 मार्क्स, 10 मार्क्स का प्रॉब,
प्रोबेबिलिटी और 15 मार्क्स का फाइनेंशियल और 8 मार्क्स का एलपीपी। तो ये चीजें हमने कवर कर ली है। प्रोबेबिलिटी में भी मैंने आपको वो सारे चैप्टर्स भी दिखवा दिए थे, और उसके बाद आपका 15 मार्क्स का क्या था, फाइनेंशियल, और उसके बाद एलपीपी भी पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके आ रहे, मैंने आपको इस वीक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 19 मार्क्स का कंटेंट और दूंगा, मतलब अभी 11 मार्क्स का कंटेंट और बचा है। क्या क्या आने वाला है आपके पास अभी इस वीक? आपको देखने को मिलेगा टाइम सीरीज, और आपको देखने को मिलेगा इन्फरेंशियल। टाइम सीरीज और इन्फरेंशियल, तो टाइम सीरीज भी मिल जाएगा अभी इस वीक आपको, और इन्फरेंशियल भी। ये भी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से बेटा, लेकिन अगर मेरे को इतने छोटे टॉपिक से इतने सारे मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं बिल्कुल पहले उनको ग्रैब कर लेता हूं, लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट जो कि कैलकुलस है उसको कवर करते चलूंगा। वो भी मैं आपको पूरे के पूरे 2 हफ्तों में करा दूंगा। तो ये पहले के 2 हफ्ते में हम 44 मार्क्स का बिल्कुल कवरेज कर लेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वाकई में हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय।